सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेवरेट होता है एग्जामिनर का। चाहे मैं जेई की बात करूँ, चाहे मैं नीट की बात करूँ, तो एक अच्छा खासा लेवल का थर्मोडायनेमिक पूछा भी जाता है, पर इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसमें कंसेप्चुअल सवाल बहुत अच्छे स्तर के बन सकते हैं, क्योंकि इसको चैप्टर को जितना हम कंसेप्चुअली समझेंगे ना, उतना ही न्यूमेरिकल में अपने यूज़ होगा। क्योंकि देखो, इसके न्यूमेरिकल में कोई अपने को बहुत एडवांस मेथड यूज़ करनी नहीं कि डिफरेंशिएशन लगानी, इंटीग्रेशन लगानी, वेक्टर लगाना है। सिंपल प्लस माइनस चलेगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। वही अपने को बस थोड़ा सा क्या करना है, समझना है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो थर्मोडायनेमिक को हम अलग अलग फेजेस के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपने को, अगर अगर कभी भी थर्मोडायनेमिक ढंग से अगर अच्छे से रिवाइज करना है एक तरीके से, तो करना क्या चाहिए अपने को? तो बस एक चीज़ करनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक को रिवाइज करने के लिए सबसे बढ़िया जो मंत्र है वो एक है कि सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले आप इसके अंदर थर्मोडायनेमिक के टर्म्स को समझो कि टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, देन उसके बाद आप समझो कि थर्मोडायनेमिक्स में टर्म्स के बाद उसका फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, देन उसका सेकंड लॉ क्या है और उसका जीरोथ लॉ क्या है। लॉ को समझ लिया, देन उसके बाद आप लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे आओ। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को थोड़ा सा आखिरी में करो। जब बेशक ये कर सकते हो कि आप सेकंड लॉ को बाद में पढ़ सकते हो, पर सबसे पहले तो टर्म्स क्लियर करो। जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये वर्डिंग है क्या, तब तक आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर मत जाओ। ठीक है, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करो, बड़ा आसान लगता है। ठीक है, और फिर एक ब्लैंक शीट पर 4 कॉलम बना लो, जहाँ पे एक बार आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ठीक है, सॉरी आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक के अपने 4 कॉलम बनाकर उनके डिफरेंसेस लिख दो। सबसे बढ़िया मंत्र ये होता है इसको रिवाइज करने का। ठीक है, चलो आज हम इस रिवीजन सीरीज के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक में बेसिक टर्म्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि थर्मोडायनेमिक है क्या। तो जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि आप लोगों को पता है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब एनर्जी कैसे, हीट एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदल सकती है। ठीक है, कैसे हम लोग हीट एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल सकते हैं, और कैसे हम लोग दूसरी एनर्जी से कहाँ पर आ सकते हैं, हीट एनर्जी में आ सकते हैं। इसके बारे में सारा डिस्कशन कौन करता है? थर्मोडायनेमिक करता है। तो यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। देखो अब ध्यान से इन दो टर्म्स को समझना। अच्छा, एक टर्म क्या लिखी हुई है? एक टर्म लिखी हुई है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है साइंस के अंदर कि जब दो चीजें, जब स्टेट इक्वल हो जाए, मतलब जितना इनिशियल उतना फाइनल, ऐसा समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ इक्वल होने का मतलब है। तो क्या होता है कि जब दो सिस्टम का सेम टेंपरेचर अटेन हो जाता है तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मान के चलो ये मेरा एक ए बॉडी है और ये मेरी एक बी बॉडी है। अच्छा, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब मान लो इसका पहले 60 डिग्री सेल्सियस तापमान था और इसका 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ए बॉडी और बी बॉडी सेम टेंपरेचर पर आ गई, मतलब इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गई। तो ये तो है थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक होता है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी पहली बात थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो, मतलब कि उन दोनों का टेंपरेचर भी क्या हो, सेम हो। दूसरी बात, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, मतलब उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर की हीट एनर्जी, उसके अंदर का वर्क, सब कुछ क्या हो, ये सब चीजें भी बराबर हो, प्रेशर वगैरह। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाती है, जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर भी बराबर हो, वॉल्यूम भी बराबर हो, मतलब कुल मिला के सब कुछ बराबर हो। तीसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में मतलब नंबर ऑफ मोल्स वगैरह का भी कंसेप्ट है कि वो सारे इक्विलिब्रियम के अंदर कंसेप्ट में रहे। तो बस देखो, थर्मल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक ही अंतर है कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर केवल टेंपरेचर का सेम होना जरूरी है, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपका थर्मल के साथ साथ मैकेनिकल और केमिकल भी आके ऐड हो जाता है। तो कुल मिला के ये हमने कंसेप्ट यहाँ पे देखा कि थर्मल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या। अच्छा, अब कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। देखो, वेरिएबल से क्या समझते हैं हम लोग? वेरिएबल से हम लोग समझते हैं जो चीजें चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, या जिनका चेंजिंग नेचर है, जो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ एक फैक्टर्स आएंगे और उनको चेंज करके चले जाएंगे। तो वो मैक्रोस्कोपिक अगर लेवल पे बात करूं तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब कि जो चीज़ हमें दिख सकती है, जो चीज़ हमें महसूस हो सकती है। अब तुम्हारे पास एक गैस है, एयर का प्रेशर क्या अपने को महसूस नहीं होता? अगर आज हम लोग पहाड़ों पे चले जाए तो पहाड़ों पे हमें वो एयर का प्रेशर महसूस होगा, तो वो चीज़ हम फील कर सकते हो, मैक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप का मतलब जो हमको अपनी नेकेड आई से नहीं दिखेगा, जिसको हम डायरेक्टली फील नहीं कर सकते, पर प्रेशर तो हम डायरेक्टली फील कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, किसकी वॉल्यूम कम है, टेंपरेचर को भी फील कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों को हम लोगों ने मेन तौर पर पढ़ना है यहाँ पर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर को। किसी भी, देखो मैं यहाँ पर बार बार गैस बोल रहा हूँ, क्यों गैस बोल रहा हूँ? देखो कि हीट तो वैसे तीनों चीज़ों में होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। बट गैस के पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा ही दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज क्या होगा, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स दूर दूर रहने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, फ्लो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चीज़ एक्सपेंड बहुत अच्छे से होती है, चीज़ कंप्रेस बहुत अच्छे से होती है। इसलिए हम लोग गैस की ज़्यादा बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को पढ़ते समय। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट भी इन लोगों ने बना के दे दी, जैसे पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, जहाँ पे पी का मतलब प्रेशर हो गया, वी का मतलब वॉल्यूम हो गया, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। ठीक है, और आर का मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये सब चीज़ तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लगभग ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेम ही है। अच्छा, फिर आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। भाई देखो, प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, एक चीज़ है कि तुम्हारे पास एक, पहले तो बात तो कार है। ठीक है, अब उस कार को तुम लोग क्या कर रहे हो? अब उस कार को तुम लोग चला रहे हो, ठीक है, किसी रोड पर। तो उसका प्रोसेस चालू कर दिया ना तुमने, कार थी ठीक है, पर कार को चला दिया, क्या हो गया? प्रोसेस चालू हो गई। अब थर्मोडायनेमिक चीजें हैं, ठीक है, पीवी है, पी है, वी है, टी है, पर इनके बीच में जो चेंजेस आएंगे, अब ये जब एक दूसरे पे, मतलब दो गैसें आपस में मिलेंगी, या फिर इनमें जो चेंजेस आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा घटेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम हम लोग दे देते हैं। तो जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो साइक्लिक प्रोसेस और एक कौन सा हो जाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, दोनों सुनने में ना ऐसे लगते हैं कि बहुत सिमिलर है,
बट साउंड सिमिलरिटी वाली करते हैं, बट थोड़ा सा एक अंतर है। देखो मैं एक बेसिक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ कि साइक्लिक और इसमें अंतर क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूँ कि एक इंसान है, वो ए बी सी और डी, वो ए से बी आया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए पे आ गया। ये करा फर्स्ट वाले पर्सन ने। अच्छा सेकंड वाले पर्सन ने क्या करा, ए से बी आया, बी से सी गया, सी से डी से ए, फिर ए से डी, फिर डी से सी, फिर सी से बी और बी से, वो रिवर्स होकर दोबारा से वहाँ पे वापस पहुँच गया। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। दोनों में ये बेसिक अंतर है। देखो होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ कि इफ अ सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक। जैसे इसमें हुआ कि काफी सारी स्टेजेस से गुजर के वो वापस ए पर आ गया, इसको क्या बोला गया, इनिशियल पोजीशन पर आ गया, साइक्लिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इज वन व्हिच कैन बी रिवर्स इन सच अ वे दैट ऑल द चेंजेस टेक प्लेस इन द डायरेक्ट प्रोसेस आर एक्जैक्टली रिप्लेस्ड बाय द इनवर्स ऑर्डर एंड अपोजिट सेंस एंड नो चेंजेस आर लेफ्ट बिहाइंड। मतलब जैसे वो ए से बी आया था, बी से सी आया था, डी तक आया, ए तक आया, वापस उसी प्रोसेस को लेता हुआ वो ए पे वापस आ गया, उसी रास्ते चलता हुआ वापस से आ गया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी कि थर्मल एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। अब हम बात करते हैं कि जीरो फ्लो के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जीरो फ्लो एक तरीके से ऐसा नियम है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसकी रियलिटी, तो ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बनने के बाद आया था। तो इसका कई क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका नाम थर्ड लॉ क्यों नहीं रख दिया गया। भाई देखो इसके अंदर जो बात करी गई ना, वो ऐसी बात थी जो कि फर्स्ट और सेकंड से पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर ये उस समय लाइमलाइट में नहीं आया। तो क्या करा गया, इसको फिर जीरो बना दिया गया कि ठीक है आज से हम इसको पहले पढ़ लेंगे, और ये बना वैसे बाद में। अच्छा ये इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैथ वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझाता हूँ। क्या सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ए बराबर बी है और ए बराबर सी है, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि बी बराबर सी है। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर देखो इफ अ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद टू सिस्टम बी एंड सी, देखो ए थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है बी में भी और ये थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है सी में भी, तो क्या होगा कि बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, जीरो फ्लो बोला जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ खतरनाक नियम नहीं है, तो यही जीरो फ्लो है। तो एक बार इसकी थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कई बार जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो हम एक बार इसको अंदाजा लगा सके जीरो फ्लो पढ़ने में कैसा है। तो देखो इफ अ डिफरेंट कंटेनर्स एट डिफरेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर पुट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब उनको ज्वाइन करना है ऐसे कि उनमें हीट ट्रांसफर हो सके। For sufficient time to reach thermal equilibrium, their pressure will in general not be equal or their volume not be equal, but their temperatures however will always be equal once the thermal equilibrium is achieved। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं मान के चलूँ मैं एक ए बॉडी को लूँ और मैं एक बी बॉडी को लूँ, उनको अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा टेम्परेचर ए का और टेम्परेचर बी का तो सेम हो जाएगा। अब ये पक्का नहीं है कि प्रेशर सेम हो या ना हो, ये पक्का नहीं है कि वॉल्यूम सेम हो या ना हो, बट टेम्परेचर तो थोड़ी देर में सेम हो ही जाएगा, क्योंकि हीट क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी। तो इसलिए जीरो फ्लो को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो जैसे तुम देख सकते हो कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, तो बी और सी भी आपस में क्या होंगे, सेम टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं होंगे। तो इसको बोला कि जीरो फ्लो। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स कैसी हैं, जो इनिशियल टर्म्स है वो क्या है, और जीरो फ्लो है क्या। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इसके पहले नियम के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है। फर्स्ट लॉ केवल सिंपल सी अगर मैं स्टेटमेंट में बात करूँ तो फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अच्छा बट अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक का नियम हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इन तीन चीज़ों का रिलेशन अपने को देता है। ये दिखाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि एक सिस्टम है, ये तुम्हें एक सिस्टम दिख रहा है। अब इसके अंदर ही क्या लगाया हुआ है, पिस्टन जो पिचकारी में लगा होता है, इसके अंदर ही गैस है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस आइडियल गैस को क्या मानते हैं, सिस्टम मानते हैं, बाकी सारी चीज़ों को सराउंडिंग। अब मैंने इस आइडियल गैस को क्या करा, हीट दी। जैसे ही हीट दी ये थोड़ा सा क्या होगी, गर्म होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और ये थोड़ा सा फैलना चालू होगी, और फैलना चालू होगी तो वर्क डन गैस कर रही है इस पिस्टन पर, इस पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करेगी तो वर्क होगा। तो तुमने बेसिकली करा क्या, तुमने बेसिकली हीट दी, वो हीट ने सबसे पहले तो अंदर की गर्मी बढ़ाई, इंटरनल एनर्जी बढ़ाई और फिर वर्क कर दिया। इसी नियम को क्या बोला गया, इस नियम को क्या बोला गया, इस नियम को हमने बोला कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। ठीक है, चाहे इसको तुम ऐसे पढ़ लो तो एक ही बात है, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे पढ़ो, इसको तुम लोग ऐसे ही याद रखो, सबसे ज़्यादा ईजी रहता है ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब इसका मतलब ये तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, तो कोई भी पहचान जाएगा कि क्या है कि भाई जो हीट एनर्जी तुमने दी वो पहले इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया करा उसने और फिर वर्क कर दिया उसने। पर ये तीन चीज़ों के बारे में अब हम लोग विस्तार से एक बार समझते हैं कि तीन चीज़ें अलग अलग तरीके से होती है। चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हीट के बारे में। चलो हीट के बारे में हम देखते हैं। देखो हीट है क्या, सबसे पहले तो ये समझना हीट को क्यों सिंबल से डिनोट करा जाता है। इसके लिए जो ऐसा यूनिट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं वो करते हैं जूल, पर इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है, और वो प्रैक्टिकल यूनिट इसकी क्या है, कैलोरी। तो अगर मैं एक कैलोरी की बात करूँ तो उसमें कितने होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। ये थोड़ा सा एनर्जी का हीट होने का ध्यान रखना। अब देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम है वो आइडियल गैस। अब मान लो सिस्टम है, अगर तुम इसको हीट देते हो, अगर तुम इसमें हीट ऐड करते हो तो हीट को हमेशा क्या रखना, पॉजिटिव। पर अगर तुम इसे हीट लेते हो, अगर तुम हीट को क्या करते हो, रिमूव करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, हीट लिबरेट होती है, निकलती है बाहर, तो हीट को हमेशा क्या रखना, नेगेटिव रखना। तो ये बात समझ में आ गई कि हीट को पॉजिटिव कब रखेंगे, जब हम सिस्टम को हीट देंगे, और जब हम सिस्टम से हीट लेंगे तो उसको हीट को क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ध्यान रखना। अच्छा अब अलग अलग जगह पे हीट के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं बात करूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है वो होता है Q बराबर MC डेल्टा T।
अब m का मतलब यहाँ पे क्या है, मास। c का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कुल मिला के एक ऐसी हीट होती है, मतलब देखो अब तुम्हें मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो तुम्हें उसको हीट देनी पड़ेगी। अब वो बॉडी कितनी हीट की रिक्वायरमेंट कर रही है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। ठीक है, कि मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या करना है, चेंज करना है, उसको उस उतनी हीट रिक्वायरमेंट को सी बोला जाता है। अब डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ये तो चेंज इन टेम्परेचर है। अच्छा, पर यहाँ पर हम गैस की बात करेंगे तो गैस के अंदर हम लोग ना मास से ज़्यादा प्रीफर करते हैं एन को, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स को जब हम लोग लेते हैं तो मास को हमने शिफ्ट करा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सी को भी शिफ्ट कर देंगे, इस सी को कैपिटल सी बना देंगे और इसको आज से बोल देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की 1 मोल सब्सटेंस का आपको जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितने का, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज लाना है, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको ये बोलेंगे। तो आज से इसका एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, Q बराबर NC डेल्टा T। और ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, वो कैलोरीमेट्री तक ठीक है, बट अगर आपको थर्मोडायनेमिक में इसको पकड़ना है तो थर्मोडायनेमिक में Q बराबर NC डेल्टा T आता है। तो एक बार थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि मैंने समझाया कि अगर हीट एंटर करेगी गैस के अंदर तो हीट पॉजिटिव होगी, और हीट अगर एक्सट्रैक्ट होगी तो हीट नेगेटिव होगी। ठीक है, अभी हीट के बारे में समझेंगे। ठीक है, डेल्टा क्यू से इसको हम हीट के चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हीट होती क्या है, जब तुम देख सकते हो जैसे कि गर्म बॉडी है, इसके ऊपर आइसक्रीम रख दी तो भी हीट वाटर से कहाँ चली जाएगी, कोल्डर बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है अगली कि इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, 1.42 कैलोरी के अंदर होती है, सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा सॉलिड वगैरह के अंदर हीट का फॉर्मूला Q बराबर NC डेल्टा T ले लेना। ठीक है, अच्छा ये Q बराबर ml क्या है, देखो भाई कई बार क्या होता है अपने को सॉलिड्स को ट्रांसफॉर्म करना होता है। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करना होता है, जैसे कि हमें मान लो सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, तो अपने को उस समय जो इसकी स्टेट ट्रांसफॉर्म करते समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या बनता है, Q बराबर ml। अच्छा, ये अपने लिए थर्मोडायनेमिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम तुम देख सकते हो डेल्टा टी का होता है चेंज इन टेम्परेचर है, ये मैंने बता दिया, कैपिटल सी क्या है और एन क्या है। तो यहाँ पे हम Q बराबर NC डेल्टा टी लेते हैं, या फिर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये बन जाएगा DQ बराबर NC dt। चलो अब हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, अभी ये भी आपकी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन तौर पर अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं समझाता हूँ यहाँ पर। देखो क्या होगा, तुम लोगों को पता है अपने पास 4 प्रोसेस होते हैं, एक होता है आइसोपोरिक और एक होता है आइसोबारिक। आइसोपोरिक का मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो इस दौरान पे वॉल्यूम कांस्टेंट के दौरान पे जो सी लेते हैं वो सी भी लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आइसोबारिक का मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इस दौरान हम क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, पर तीसरा अगर एडियाबैटिक मिल जाए, देखो अब क्या था, Q बराबर NC डेल्टा टी था, तो सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q बाई एन डेल्टा टी। एडियाबैटिक में Q क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब सी भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा फोर्थ, अगर आइसोथर्मल मिल जाए, आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या हो जाता है, 0, चेंज इन टेम्परेचर 0। तो ये जो 0 हुई नीचे वाली, तो सी क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये कुछ एक वैल्यूज अपने को क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए कि आइसोपोरिक में आइसोबारिक में इन सब में क्या होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो CP पढ़ा हमने, ये दो टर्म्स पढ़े, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। अभी बड़े वाला CP लिया, अगर ये छोटा CP होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, डिस्कस करा था इस स्मॉल सी और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। कैपिटल सी जो होता है ना, वो मोलर मास इंटू स्मॉल सी के बराबर होता है। ठीक है, जैसे गैस का मोलर मास होता है, जैसे हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होगा, 28 ग्राम हो जाएगा। तो इनके मोलर मास के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मोलर मास में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लगभग ये ध्यान रखना कि अगर कभी तुम्हें स्मॉल CP माइनस स्मॉल CP बोल दिया जाए तो किसके बराबर होता है, R बाय M के बराबर होता है। तो ये मेयर्स फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। ठीक है, CP माइनस CP बराबर है, या स्मॉल CP माइनस स्मॉल CP बराबर R बाय M। तो ये भी मेयर्स फॉर्मूला से ही है, ये भी मेयर्स फॉर्मूला ही है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा हीट के बारे में समझा। अब हीट समझ में आई, अब एक बार वर्क समझते हैं। देखो वर्क का मतलब क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम थ्रू प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, सब पता है। अच्छा, वर्क साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमेशा क्या होगा, इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। मतलब तुमने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया और जो इसका एरिया निकलेगा इसके कर्व का, है ना, वॉल्यूम एक्सिस के साथ, इसके साथ वॉल्यूम एक्सिस के साथ, वो क्या होगा, वो तुम्हारा एरिया देगा। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना, जैसे कि पॉजिटिव वर्क कब लेना है, जब क्लॉकवाइज चल रहा हो। ठीक है, नेगेटिव कब लेना है, जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो। तो आसान सी चीज़ें, इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ पढ़ाता हूँ। देखो वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। ठीक है, अगर इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में रखूँ तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा PdV। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम है, यहाँ से समझना, सिस्टम आप समझो आइडियल गैस है, वो एक्सपेंड हुई, मतलब वॉल्यूम बढ़ा, तो वर्क होगा पॉजिटिव। अगर सिस्टम कंप्रेस हुई, वॉल्यूम घटा, तो वर्क होगा नेगेटिव। अच्छा, इस चीज को बोला जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसको बोला जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमने एक ही वाला पार्ट समझा।
ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिख दी। ये सब हम लोगों ने समझा कि भाई ये वर्क पढ़ने से क्या होगा, डी वी ए डी एक्स है, डी वी ये इसकी डेरिवेशन है, करनी है तो देख लेना, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने वर्क के बारे में थोड़ा सा समझा कि वर्क एक तो एरिया से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट वगैरह ध्यान रखना, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट कई बार क्या होती है, जूल ही होती है, कई बार क्या हमेशा जूल होती है ना। पर ये वर्क जूल वाली फॉर्म में आएगा कब, जब आपको प्रेशर किस में दिया हुआ हो, जब आपको प्रेशर पास्कल में दिया हो और वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दी हुई हो। अगर इनके अलावा वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रखा हुआ है तो उसको तुरंत मीटर क्यूब में बदल देना, तभी आपका थोड़ा सा फायदा बनेगा, नहीं तो वो जूल में इसके ऐसे यूनिट में नहीं आ पाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए जहाँ पे यूनिट्स के साथ खेला गया, तभी मैं यूनिट्स को थोड़ा बोल देता हूँ। चलो, अब आखिरी चीज आती है अपने पास इंटरनल एनर्जी को समझते हैं। देखो इंटरनल का मतलब क्या हुआ, अंदर। तो एक इंटरनल एनर्जी सिस्टम का मतलब क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। देखो अब मोशन की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में होगा क्या, इंटरनल एनर्जी के अंदर यू के अंदर होगा क्या, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कॉन्फिगरेशन के कारण, और एक मोशन के कारण कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब होता क्या है कि आइडियल गैस के अंदर हम लोग एटीजी पढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग एक असम्पशन लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होती है, जीरो होती है। तो सीधा का सीधा यू किसके बराबर आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। तो देखो वैसे तो मैंने बोला कि इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जैसे ट्रांसलेशनल होगी, रोटेशन होगी, वाइब्रेशन होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी विद द पार्टिकल्स भी होती है, विद द पार्टिकल्स भी होती है। बट हम क्या मानते हैं कि ये चीज़ हो जाती है जीरो, जिसके कारण यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक बार ब्रीफली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आया कैसे, कैसे क्या हुआ, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये वर्क वाला मैं पार्ट करवा चुका हूँ, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इसका ग्राफ क्या देता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, हीट एडिड टू सिस्टम पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कब होगी, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ प्रॉपर जो डिस्कस करना है वो इस पर करना है, वो अपने को प्रॉपर डिस्कस एक बार इंटरनल एनर्जी पे करना है। देखो ध्यान से, देखो होता क्या है, मैंने ये तुम्हें बता दिया कि इंटरनल एनर्जी बिल्कुल मिला के इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो मतलब तुम्हारा मेन मोटिव है काइनेटिक एनर्जी निकालना। अब काइनेटिक एनर्जी अलग प्रकार से निकलती है। देखो अगर मोनो एटॉमिक गैस है, अगर डाई एटॉमिक गैस है और अगर पॉली एटॉमिक गैस है। भाई मोनो एटॉमिक गैस में क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे बताओ मोनो एटॉमिक गैस केवल लीनियर मोशन कर सकती है। देखो मोनो एटॉमिक गैस क्या करेगी, केवल लीनियर मोशन करेगी, एक्स में, वाई में और जेड में। तो इसके पास तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बन जाएगी, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, हाफ एम वी वाई का स्क्वायर और हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। डाई एटॉमिक गैस लीनियर भी करेगी, तीन लीनियर और दो रोटेशनल वाली करेगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, हाफ एम वी जेड का स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा एक्स का स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा वाई का स्क्वायर। पर पॉली एटॉमिक में तीनों ही लीनियर और तीनों ही रोटेशनल भी चलेंगे। तो इसका मतलब कि पॉली में क्या होगा कि ये वाले तो सारे रहेंगे, ठीक है, ये वाले तो क्या रहेंगे, सारी रहेंगे, ठीक है। एक इसमें नया और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। तो अगर तुम लोग देखो यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ। कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स लगी हैं। तो जैसे मैंने देख लिया कि मोनो में तो लगी है 3, तो मोनो का F3 हो जाएगा। अच्छा डाई में कितनी लगी है, डाई में 5 है तो उसका F5 हो जाएगा। और पॉली में कितनी लगी है, 6 लगी तो उसका F6 हो जाएगा। पॉली इसमें 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स थी, इसमें 5 थी, इसमें 6 थी। अब एक आया लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, जिसने बोला कि यहाँ पे जितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो सारी इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल हैं, वो हाफ के बी टी के इक्वल हैं। तो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मान के चलो एफ इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट टर्म होगी तो उसको कितना हो गया, और अगर एफ इंडिपेंडेंट टर्म मतलब एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी आ जाएगी, F/2 kB T, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी n मॉलिक्यूल्स की कितनी आ जाएगी, NF/2 kB T। अच्छा क्या होता है, देखो ध्यान से, ये kB क्या होता है, ये होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है R/Na के, ठीक है, R/Na के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अब देखो अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं kB को R/Na लिखूँ तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि NF/2 R/Na इंटू में T। ये N/Na क्या होता है, N/Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब n मोल्स के लिए फॉर्मूला बन गया NF/2 RT, U का फॉर्मूला। इसकी ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना, मतलब ये U का फॉर्मूला बन गया। और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, du इज इक्वल्स टू NF/2 RdT, ये बन गई। और तुम्हें एक बात जान जानी चाहिए कि जो CV पढ़ा था वो किसके बराबर होता है, F/2R के बराबर होता है। इसका मतलब R से du का फॉर्मूला क्या बन गया, NCV/dt, और यही अपने लिए था इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो ये dt तो हो जाता है 0, मतलब du भी हो जाएगा 0।
अगर साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो डी यू क्या हो जाएगा, 0। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डी यू हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर घटा तो डी यू हो जाएगा नेगेटिव। ये बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने सारा इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आया कैसे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए, ठीक है। हमने मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, इन सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लिया। अच्छा, ये वाली जो फॉर्मूला है ये सबके लिए सेम होता है। आइसोथर्मल यहाँ पे नहीं, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के लिए सबके लिए सेम होता है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये डिपेंड करती है इनिशियल फाइनल स्टेट पे, तभी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अभी हमने देख लिया कि जब यूं गए और वापस ऐसे आ गए तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगी, ये 0 हो गई। तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बस अब एक दो चीज़ों का ध्यान रखना कि एक बार मैं ये मोनोएटॉमिक वगैरह वाला एक बार एक चीज़ बना देता हूँ। जैसे Cp माइनस Cv क्या था, R था ना आपका, तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि जो Cp है वो किसके बराबर होगा, R प्लस Cv के, मतलब R प्लस F/2R, मतलब R कॉमन तो 1 प्लस F/2। और ये भी पता होना चाहिए कि Cp बाई Cv क्या होता है, गामा होता है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आती है, 1 + 2/f आ जाती है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, हम एक टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक की बात करें, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो Cp कितना आ गया, सबसे पहले तो Cv निकालो, Cv कितना आ गया, 3/2R आ गया। Cp कितना आ गया, 5/2R आ गया, ठीक है। तो गामा कितना आ जाएगा, गामा 5/3 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। हम ऐसी डायटोमिक की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के डायटोमिक का F 5 है, तो इसका Cv कितना आ जाएगा, 5/2R आ जाएगा। Cp कितना आ जाएगा, 7/2R आ जाएगा। तो गामा कितना आ जाएगा इसका, 7/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम पोली का भी देखेंगे। बस ये ध्यान रखना, गामा मोनो का सबसे ज़्यादा होता है, फिर डाई का, और फिर गामा पोली का। तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आज हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट लो, जीरोथ लो, और ये सब चीज़ें हमने समझ ली। कल हम समझेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस, मतलब अगली वीडियो में हम समझेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस वगैरह क्या है और क्या नहीं है। तो ये बिल्कुल रिवाइज करें, तभी थर्मोडायनामिक ढंग से रिवाइज होगा। थैंक यू।